तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि आप सभी लोगों को हम मॉडल पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ आप सभी लोगों को एक न्यूमेरिकल सीरीज प्रोवाइड करेंगे। बोला था ना आप सभी लोगों से, पिछले साल भी मैंने आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज जो है प्रोवाइड की थी। और इस साल बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ चुका है कि सर बिल्कुल वैसे ही इस साल भी न्यूमेरिकल की एक सीरीज प्रोवाइड की जाए। तो आप सभी लोगों का अब जो सब्र है, जो समय, वो समाप्त होता है और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 99 न्यूमेरिकल की सीरीज। ओके, तो आप लोगों को हम बता दें कि 99 न्यूमेरिकल सीरीज में होगा क्या भाई। जाहिर सी बात है 99 न्यूमेरिकल होंगे और वो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे। मतलब फालतू के न्यूमेरिकल लेकर के क्लास में 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की आवश्यकता हम नहीं रखते हैं। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, तो ऐसे में फालतू के प्रश्नों पर समय ना बर्बाद करके मेन प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। पिछले साल वाली जो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज है, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मजबूत करने हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, और इस साल की जो ये 99 न्यूमेरिकल की सीरीज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम बदलेंगे। पिछले साल हम क्या करते थे, कोई एक टॉपिक उठा लेते थे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे लेकर के 8-10 सालों में पूछे गए वो सब बता देते थे। इस साल क्या कर रहे हैं, काम तो वही करेंगे, लेकिन इस साल हम आप लोगों को चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराएंगे। जैसे कि अब जैसे मैंने आज की इस क्लास में पहला चैप्टर लिया है और पहले चैप्टर के हम आप लोगों को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे। 8 से 9 न्यूमेरिकल जो होंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक वैसा ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आगे आने की संभावना होगी, वैसे न्यूमेरिकल आप लोगों को इस क्लास में हम सॉल्व कराने वाले हैं। वो कोई भी क्वेश्चन हल्का हो या कोई क्वेश्चन टफ हो, ये बात मायने नहीं रखती है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे की जो भी क्लासें आपको हम प्रोवाइड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की इस क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है, मतलब 99 न्यूमेरिकल की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है और ये पहले चैप्टर का है। ठीक है, हमने कहा ना चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं सारे आपको सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए भाई, पहला प्रश्न देखते हैं और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है पहला प्रश्न कि दो बिंदु आवेश प्लस का 9e तथा प्लस का e परस्पर स्मॉल a दूरी पर है। बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश q को इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में, मतलब बैलेंस की अवस्था में हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है, प्लीज आप उसे हल्के में मत लेना। आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मेहनत है कि आप उसे सॉल्व कर रहे हैं या आपको आसान लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लेकर के इन प्रश्नों को मैंने उठाया है। तो अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अगले प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, बाकी बीच में ऐसी कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हल्का है या ये क्वेश्चन ठीक था या इतने क्वेश्चनों में इतने क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे बाकी हल्के थे, ऐसा मत कहिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हल्का और टफ मायने नहीं रखता है। बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से रिलेटेड प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे गए। ठीक है, अब देखिए जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कहता है कि प्लस का 9e, मतलब ये एक आपका आवेश है और एक दूसरा आवेश है प्लस का e, है ना, प्लस का e। ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर स्थित हैं। जो प्रश्न ले रहे हैं इसमें समझना आपको ये है, मेन बात क्या है समझना ये कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोगों को दिमाग कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पर दो आवेश है, एक प्लस का 9e है और दूसरा e है। दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कूलाम के नियम में आपको बताया गया है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक आवेश लीजिए और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर स्थित कीजिए और इस हिसाब से स्थित कीजिए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था क्या होती है, जैसे हमने कोई एक आवेश ले लिया और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, एक मान लीजिए एक बिंदु ले लिया O और यहाँ पर एक आवेश Q को हमने स्थित कर दिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये आवेश बैलेंस की अवस्था में कब होगा, संतुलन की अवस्था में कब होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला बल हो
वही बल इन दोनों आवेशों के मध्य भी कार्य करने वाला हो। मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जितना बल होना चाहिए उतना ही बल इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये बैलेंस की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक क्यू आवेश है जो कि +9e से x दूरी पर स्थित है। तो टोटल दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है। अगर 9e से q आवेश जो है x दूरी पर है तो ये q आवेश इससे कितनी दूरी पर हो जाएगा, तो आप कहेंगे a माइनस x दूरी पर स्थित हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी a थी। अगर इससे ये x दूरी पर है तो इससे ये कितना हो जाएगा, a माइनस x दूरी पर हो जाएगा, तभी दोनों का योग a आएगा। जोड़ के देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रश्नानुसार हम एक लाइन में लिख देंगे प्रश्नानुसार। अच्छा, कूलाम का नियम हर एक विद्यार्थी जानता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल मतलब 9e और गुणे में q, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसका वर्ग, यही तो होता है। तो ये दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल हो गया। अब यही बल इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे तब बैलेंस की स्थिति होगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश आपका Q और दूसरा आवेश है आपका प्लस का E, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है a माइनस x, इसका वर्ग। बस इतना ही करना था, यही संतुलन की अवस्था है। इससे आप ये चीज सेम चीज काट दीजिए दोनों पक्षों में, और ये E से आपका E भी कैंसिल हो जाएगा, ये Q आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 9/x स्क्वायर, मतलब इसको आप 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या। यहां पर आपका बचा 1/a माइनस x का होल स्क्वायर, तो इसको 1/x माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। दोनों पक्षों में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3/x बराबर कितना बचेगा, 1/a माइनस x बचेगा। ठीक, गुणा कर लीजिए आप, तो ये 3 का गुणा a से हो जाएगा 3a, और 3 का गुणा x से हो जाएगा माइनस का 3x, x का गुणा 1 से हो जाएगा 1 से कम x। जिसको जरा सा भी कैलकुलेशन नहीं आता होगा, मैं वादा करता हूं कि इन न्यूमेरिकल की सीरीज को पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। देखिए, ये आपका हो जाएगा 3a, अच्छा x इधर है, ये 3x उधर जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x और 3x 4x। अब यहां पर हमको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x मानी हुई दूरी थी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। आपको एक चीज हम बता दें कि जो मैंने आवेश रखा था, इसके नीचे उत्तर में आपको क्या लिखना मैं बता रहा हूं, ये जो आवेश मैंने रखा है वो +9e से 3a/4 दूरी पर स्थित होगा, तब संतुलन की स्थिति में होगा। अच्छा, अगर इस आवेश से आपको दूरी चाहिए तो x के स्थान पर 3a/4 रख दो, तो 4a माइनस 3 ये मतलब a/4 दूरी पर स्थित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आवेश Q को +9e से 3a/4 दूरी पर रखने पर जो आवेश होगा वो बैलेंस की स्थिति में होगा, अर्थात संतुलन की स्थिति में होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये पहला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छा, हम बिना समय को खत्म किए हुए या लॉस किए हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अपनी स्क्रीन पर आ जाइए, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, 99 न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं हम 99 न्यूमेरिकल की सीरीज के, अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, जो कि हमारा मेन चैनल है जिस पर हम मैथ पढ़ाते हैं और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, काफी दिनों से क्लास भी नहीं ली उस पर, लेकिन अब क्लास उस पर भी होने वाली है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको ही लाभ मिलेगा। तो चलिए भाई, और वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बालाजी स्टडी मोशन के नाम से है, वहां पर आपको जो है मिल जाएगा, मतलब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, जो अगला प्रश्न हमने लिया है, कहां चला गया भाई, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 लिखा है स्मॉल m द्रव्यमान। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो रहते हैं। स्मॉल m द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण है, Q आवेश का एक कण है और जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में विरामावस्था से चलकर स्मॉल d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2q कैपिटल E इंटू में स्मॉल d बटे में m है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है तो उस पर कार्य करने वाला, सबसे पहले तो आप देखिए ऐसे लिखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E के कारण किसी आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होता है F बराबर वो आपका Q इंटू में कैपिटल E होता है। अब ये चीज मैंने ऐसे नहीं लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पढ़ा है आप लोगों ने, E बराबर F/Q होता है।
ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, तो वहीं से मैंने एफ की वैल्यू निकाला तो क्यू इंटू में ई आ गया। अच्छा, जो आपका आवेशित कण अगर उसका त्वरण आपका ए हो, ठीक है, तो आप एफ के स्थान पर एम ए ले सकते हैं। एम ए बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में ई हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां से ए की वैल्यू निकालो तो क्यू इंटू में ई और बटे में कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। नाउ अब आप लोगों को एक चीज बता दें, वेग निकालना है तो वेग विरामावस्था से चल रहा है, प्रारंभिक वेग दिया और अंतिम वेग निकालना है, तो हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से कक्षा 11 में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमको विस्थापन पता हो, प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता हो, ठीक है, और त्वरण पता हो, ठीक, तो हम कौन से समीकरण लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर लगाते हैं यू स्क्वायर प्लस का 2as लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। डी दूरी तय करता है ना, तो दूरी भी दी गई है, वी हमको चाहिए, तो वी स्क्वायर बराबर विरामावस्था से मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, और 2 इंटू में ए की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाल लिया है, क्यू इंटू में ई और बटे में कितना हो जाएगा, एम, और एस दूरी विरामावस्था से कितनी तय करता है, स्मॉल डी दूरी तय करता है। बताओ कितना आसान बढ़िया प्रश्न था। तो वी स्क्वायर बराबर ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हमको क्या सिद्ध करना था, 2 QED बटे में एम है ना, तो 2 QED बटे में एम हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो v बराबर अंडर रूट 2Q कैपिटल ED और बटे में एम। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आ चुका है, मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 था, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज की इस सीरीज में हम पहले चैप्टर के सबसे पहले टॉप न्यूमेरिकल लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए इसको यहां पर हम रफ करते हैं, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा न्यूमेरिकल नंबर 3। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को पसंद कर रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गायब हो चुका है। अभी इसको हम देखते हैं किधर गया वो, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं है, अभी इधर उधर हो गया होगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। क्यों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके, तब रोक सके। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले बोला गया कि आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न्यूमेरिकल नंबर 3 ही मानिए, ई बराबर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करनी, निकालनी। मिलीग्राम मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है, तो m बराबर आपको दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है जिस पर जो आवेश है, आवेश कितना है, आवेश 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब 3e है। मतलब इसको लिख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। अब आगे प्रश्न में कहा जा रहा है को संतुलित कर सके। संतुलित करने का मतलब जो बूंद का भार होगा, है ना, जैसे बूंद का भार या बूंद पर कार्य करने वाला जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg, है ना। और वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तो उस पर का वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाला जो बल हो जाएगा वो q इंटू में कैपिटल E हो जाएगा, अभी बताया मैंने। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल बराबर होंगे, तभी मतलब जो है संतुलित अवस्था में वो बूंद तभी होगी जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब QE बराबर कितना हो जाएगा आपका, mg, तभी तो संतुलित अवस्था में होगी बूंद, तभी तो रुकी रहेगी। मान लीजिए भार ज्यादा हो गया क्षेत्र में तो नीचे गिर जाएगी, और अगर क्षेत्र ज्यादा हो गया तब भी इधर उधर बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस की स्थिति में होने के लिए दोनों बल बराबर कार्य करने चाहिए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, तभी बैलेंस की स्थिति में होंगे। अब आवेश की वैल्यू दी गई है 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, m की वैल्यू 0.001, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ केजी, भी केजी में बदल गया, ओके। और इनटू में जी की वैल्यू तुम्हारी इच्छा हो तो 9.8 रख लो, और तुम्हारी इच्छा हो तो लगभग 10 भी रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, वैल्यू हमें किसकी चाहिए था, क्यों इंटू में ई था, तो ई अभी यहाँ पर बचा हुआ है, ई चाहिए था तो ई को रोकेंगे, बाकी उधर ट्रांसफर कर देंगे। 0.001 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 9.8
मान में आ जाइए, इसको लेकर आ जाइए 3 गुणे में 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस का 19। भाई ये दशमलव से ये दशमलव हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना आराम से। 2 से काटेंगे ये 49 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3, 3 अंक दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो ये 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा। 1 2 3 बढ़ाएंगे 10 की घात -3 यहाँ करेंगे क्योंकि इधर बढ़ा रहे हैं, तो -6 -3 -9 और गुणे में ये आपका है 49 और बटे में 8 त्रिकी आपका हो गया 24 और गुणे में 10 की घात -19। -9 से -19 काटोगे 10 की घात -10 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 बटे में 24 और गुणे में 10 की घात ये -10 ऊपर चला जाएगा तो +10 हो जाएगा। ये आप क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 दूना 49 होता है, 2.0 करके कुछ जो भी आए लगभग वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। गुणे में 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलाम एक मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। बताइए कैसा लगा प्रश्न? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, और आज की क्लास का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आज की क्लास का, बहुत ही मैंने प्यारा सा बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को मैंने दो प्रश्न मतलब इस क्लास में लिए हैं पहले चैप्टर के। ये आज की क्लास का क्वेश्चन होगा हमारा चौथा। इसमें दिया गया है कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यों कूलाम आवेश स्थित है। देखिए जो खोखला बेलन होगा वो एक गॉसियन पृष्ठ होगा क्योंकि सभी तरफ से बंद है और उसके भीतर क्यों कूलाम का आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना जो है विद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया भी। जैसे ये आपके सामने मान लीजिए हमारे पास क्या है, बेलन है, बेलन है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऐसा ही प्रश्न मैंने एक और भी लिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्यों कूलाम आवेश स्थित। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई गॉसियन पृष्ठ है या कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर क्यों आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। सब लोग जानते हैं ना। तो अगर हम कुल फ्लक्स की बात निकालें, कुल फ्लक्स आता कैसे, मैं एक चीज बता दूं, कुल फ्लक्स आएगा कैसे। कुल फ्लक्स जो फाई होगा वो कहां कहां से आएगा। देखिए एक तो वक्र पृष्ठीय जो भाग होगा, इधर से वैद्युत बल लिखा जाएंगे तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा और इस वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, वो आपको दी गई है फाई दी गई। कितनी दी गई है, 5 वोल्ट मीटर दी गई है। इस जो ये जैसे बेलन है आपका तो इसके वक्र पृष्ठीय भाग से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो आपका फाई ही है। तो कुल फ्लक्स को आप फाई मत लिखिएगा क्योंकि फाई आपको ऑलरेडी पहले से दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक पृष्ठीय होगा एक पृष्ठीय होगा और दोनों पृष्ठ सेम होंगे, मतलब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो सेम ही होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बेलन का एक मुंह बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो मान लेते हैं कि इन दोनों, इससे और इससे, ठीक है, इन दोनों से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो आपका कितना है, आपका φ1 है। कितना है आपका φ1। और जो आपका कुल फ्लक्स होगा उसको हम मान लेते हैं कितना भाई, φ'। कितना मान लेते हैं, φ'। तो जो कुल फ्लक्स आएगा वो इस वक्र पृष्ठीय फ्लक्स और इन दोनों पृष्ठों के से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो फाई हो गया वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो आप कहेंगे φ1। तो एक से φ1 हो जाएगा और दूसरा है तो दूसरे से भी कितना हो जाएगा, φ1। अब ये टोटल फ्लक्स हो गया इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से, इस पूरे बेलनाकार आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा φ' बराबर फाई, ये आपका हो गया, ठीक। और ये आपका हो जाएगा कितना भाई, φ1 2 φ1। अच्छा, एक चीज प्रश्न में हम देखते हैं, क्या कुल फ्लक्स आपको दिया गया है? मैंने पढ़ा नहीं है शायद अच्छे से, क्वेश्चन को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन में कहा गया बात, क्वेश्चन में बात कही गई है कि खोखले बेलन के भीतर क्यों कूलाम का आवेश स्थित है यदि इसके वक्र पृष्ठीय 5 वोल्ट प्रति मीटर संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पट से गुजरना। मैं एक चीज बता दूं, और ये चूंकि बंद आकृति है तो गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा है, गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई बंद आकृति है और उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमें निकालना, तो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा कर दीजिए तो उस गॉसियन पट से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाता है। तो कुल फ्लक्स Q/ε0 हो जाएगा और ये आपका फाई दिया ही है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं और ये हो जाएगा 2 φ1। एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछे थे तो वो हो जाएगा φ1। φ1 को रोकना है, बाकी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब
इधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये फाई इधर आ जाएगा तो ये माइनस का फाई हो जाएगा, और इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, ये था 2 φ1 तो गुणे से इधर 2 आ जाएगा बटे में, ये आपका φ1 की वैल्यू हो गई। और ये जो φ1 है वो बेलनाकार, ये जो बेलनाकार आकृति है इसके एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो ये देखिए यहां पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी थी, तब आप लोगों ने इसका आंसर निकाला, ठीक है, व्यंजक के रूप में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी इसी के जैसे मैंने एक और प्रश्न लिया है आप लोगों के समक्ष, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के सामने सॉल्व करा देते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए एक प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं, इसमें पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र मतलब वेक्टर ई की वैल्यू दी गई है, वो आपकी दी गई है 3I कैप प्लस का 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम के एक तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है 10I कैप मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है और इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक ही नंबर में आएगा, लेकिन इतनी बार पूछा गया है कि इस प्रश्न को लेना यहाँ पर एकदम हमारे लिए एकदम पक्का बन गया कि इस प्रश्न को मुझे बताना ही है, हर एक विद्यार्थी को आता होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताया गया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी को ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं अगर ई और ए के बीच बना कोण थीटा है तो यहां पर चूंकि ई और ए की वैल्यू जो है वो सदिश रूप में दी गई है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट के रूप में जो है फाई ई का फार्मूला लिखा है। तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में भी, वेक्टर ई की वैल्यू आपकी दी गई है 3I कैप प्लस का 4J कैप। अच्छा आगे के नहीं लगा है तो उसको हम 0K कैप लिख सकते हैं ना ऐसा। इनटू में डॉट प्रोडक्ट में है आपका एक है ए वेक्टर की वैल्यू आपकी है 10I कैप। अब आगे नहीं दिया तो वो 0J हो जाएगा, है ना, और प्लस 0K कैप हो जाएगा, इस बात को समझिए। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में साफ साफ बताया गया है कि आई डॉट आई का मल्टीपल 1 होता है, जे डॉट जे का मल्टीपल 1 होता है, के डॉट के का मल्टीपल 1 होता है। लेकिन अगर आई का जे के साथ करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो क्या फायदा है कि आई का हम जे के साथ भी करें, के साथ भी करें, शून्य वैसे भी हो जाएगा। तो देखिए हम आई का आई के साथ करेंगे तो देखिए यहां पर 3 है, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1, 3 और 10 का गुणा हो जाएगा 30। इनटू में आप लिखना चाहो तो आई डॉट आई लिख सकते हैं, ठीक, और आगे दिखा भी सकते हैं। अब जे वाला आगे कोई है नहीं तो जैसे जे डॉट जे का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? शून्य। के वाला भी शून्य हो जाएगा, तो आगे कोई मतलब नहीं है, मतलब फाई ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है। अच्छा मात्रक कैसे आता है? तो मात्रक आपको मैं बता दूं, न्यूटन प्रति कूलम लिखेंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर रखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई है, उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आप एग्जाम में मात्रक नहीं लिखते हैं तब भी आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। बताइए प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के हम बता रहे हैं। अब वो बात अलग की है कि पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा आसान आपको न्यूमेरिकल लग रहे हो, लेकिन आसान मत मानिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़े भाई, इसको रब करें। चलिए भाई वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए यार, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। आप लोगों का काम हम आसान कर रहे हैं, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न इधर उधर मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है ना, आप आंसर पेपर देखिए ना कुछ, मैं पूरा देख करके ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए पूरा रब कर देते हैं। अभी मैंने ये जो बेलनाकार वाला क्वेश्चन लिया था गॉसियन प्रश्न वाला, ऐसा ही प्रश्न मैंने एक और लिया है, क्योंकि ये प्रश्न 2 प्रकार से अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, तो कल इसका डेरिवेशन मैंने कराया था, याद होगा आप लोगों को जो मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, तो जिसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। लैम्डा किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां पर उसी की वैल्यू दी गई है 10.0 गुणे 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर दी गई। आगे बोला गया तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आर की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर दूर।
इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर होता है। ठीक है। दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब ई की वैल्यू आपको निकालना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया था, याद होगा आप लोगों को। तो इसके चारों ओर हम लोगों ने क्या किया था, गॉसियन पृष्ठ की रचना की थी। क्या किया था भाई, गॉसियन पृष्ठ की रचना की थी। गॉसियन पृष्ठ जो था ये r दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला था भाई, फ्लक्स निकाला था। यहाँ पर फ्लक्स शून्य हो गया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आया था, आप लोगों ने क्या दिखाया था, याद है आप लोगों को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 1/4πε0 2 λ/r आया था। ये तो आया था ना, बस इसी सूत्र को लगा देना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ 2 × लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 10⁻⁷। भाई 10 × 10⁻⁸ का मतलब क्या है, 10⁻⁷ ही तो है। बटे में आ जाइए r। ये देखिए 1/4πε0 की वैल्यू पूरी है। r की वैल्यू आपको दी गई 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 से -7 कैंसिल करेंगे, -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹9 और से 5 जाएगा तो ये आपका बचेगा 4, है ना, प्लस का 4 ही बचेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज अभी बताई थी कि मैं बहुत सा ज्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं बता रहा हूं, जो सिलेक्टेड प्रश्न है उन्हीं को बता रहा हूं। तो आज की मतलब की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आज की क्लास में आप लोगों के समक्ष मैंने सारे पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। और ये सीरीज बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 8-10 दिन चलेगी, बस आपके 99 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आपका डर जो न्यूमेरिकल का है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने 99 न्यूमेरिकल सीरीज नाम दे दिया, तो ऐसा नहीं कि 99 न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है कि उतने ही कराएंगे। अगर कुछ ज्यादा कराने की आवश्यकता पड़ी तो मैं कुछ ज्यादा भी करा दूंगा भाई, आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आज की क्लास का अगला प्रश्न हम लोग भाई देखते हैं। हमने अभी कहा था आप लोगों से, क्या बोला था मैंने आप लोगों से, कि प्रश्न और लेंगे जो कि खोखला बेलन के ऊपर ही आधारित होगा। और ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका है उसमें ये आ चुका है। देखिए बोला गया किसी खोखले बेलन के भीतर जो आवेश, अभी तक आवेश उसमें क्यू दिया गया था, अब क्यू की वैल्यू दी गई है कि 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है एक खोखले बेलन के भीतर, और इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध, ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स दिया गया है वो आपको दिया गया है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स को हम φ1 मान लेते हैं। आगे दिया गया इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। तो किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध निकालना है, समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स को मान लेते हैं हम φ2, और समतल पृष्ठ आपके होंगे कितने, 2, है ना। उसी से एक समतल पृष्ठ से पूछा गया, अगर 2 से पूछा जाएगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने व्यंजक जस्ट निकाला है, क्या निकाला कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स और 2 समतल पृष्ठों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो है। तो यहां पर देखिए कुल जो फ्लक्स होता है गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वो होता है Q/ε0। φ1 की वैल्यू आपको दी गई 1.5, 2 × φ2। अब 2 × φ2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 आपके बेलन के अंदर क्या होंगे, समतल पृष्ठ, एक ये वाला एक ये वाला, एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया है, तो हम केवल 2 φ2 को रोक लेंगे और Q की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 17.7 × 10⁻12, है ना। और बटे में ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, और इस -1.5 प्लस का है ना, उधर जाएगा माइनस का। अच्छा हमको 2 φ2 की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि 2 φ2 2 समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, हमको तो केवल एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। तो φ2 बराबर 2 को भी इधर ही भेज देंगे, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लें तब, है ना। 2 अभी इधर रहने दो। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 885 दूना ये लगभग 1770 ही आएगा, लगभग 2 बार पूरा चला जाएगा, और ये -12 से -12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1.5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 φ2 बराबर 2 से 1.5 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 0.5। 2 प्लस की संख्या बढ़ी इसलिए प्लस का ही बचेगा, और हमको चाहिए एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हमको केवल φ2 की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर भेज देंगे तो 0.5/2 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, मतलब φ2 की जो वैल्यू आएगी 1/4 का मतलब है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20,
फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका हो जाएगा। आज की इस क्लास में, है ना, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैंने जो पहला चैप्टर है, टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 13-14 चैप्टर, 14 चैप्टर है कि नहीं। तो आज की इस क्लास में मैंने पहले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक इसी टाइप के क्वेश्चनों का आप रिवीजन करना है तो कर सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर अब नहीं आएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बस। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा था, मैं आपको बता दूं, बताना भूल गया, याद ही आ गया तो बता दूं। जैसे कह देते हैं कि किसी चालक पर 8 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है या कमी है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी, तो उस चालक पर कितना आवेश है, मतलब क्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो क्यू बराबर NE वाले सूत्र पर भी 1 नंबर में 2 नंबर में न्यूमेरिकल आया है, अभी जो मैंने मॉडल पेपर उठाया उसी में आया था। तो मैं बता दूं क्यू की वैल्यू निकालना हो, ठीक, या इतना कह दे, इतना आवेश कह दे, इतना आवेश, तो पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, ये चीज कह दे, है ना, ऐसा पूछ लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की मतलब ये आवेश जो है, ठीक है, वो आपका ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धन आवेश को बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वो ऋण आवेश को बताता है। तो अगर आवेश आपका धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर आवेश आपका ऋणावेशित बता रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब ये पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, तो आप क्यू बराबर सूत्र लगाएंगे NE, N बराबर हो जाएगा Q बटे में E, है ना। तो Q की वैल्यू रख देंगे, आपको दी गई है 8 × 10⁻−19, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़े 16 पंचे 80, 19 19 कैंसिल, N बराबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता कैसे बताना है, अगर आवेश धनावेश है तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इस पर ये कह दें कि इतना आवेश जो है ऋणावेश है तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है, छोटा मोटा प्रश्न है, याद आ गया तो मैंने बता दिया, मैंने सोचा था इसको अलग से आपको हम बताएंगे। बाकी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लासों से ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल रहा होगा। सोचिए 1 महीने आपको हम पढ़ाएंगे तो कितना ज्यादा आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। ये सीरीज तो बहुत ही जल्द खत्म करने वाले हैं, ठीक है, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और मॉडल पेपर भी आपको बहुत जल्द सॉल्व कराने वाले हैं, फिर आपको डेरिवेशन भी थोड़ा ट्रिक से पढ़ाने हैं। ठीक, चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।